नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार जोरम और आप देख रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण क्लास जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर राजस्थान का पहला साका हुआ था। उसकी महान गाथाओं के बारे में वहाँ पर जो शासक हुआ था हमीरदेव चौहान, एक बलशाली शासक, साहसपूर्ण वाला शासक, उसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पीछे क्या पढ़ा। हमने पीछे सांबर के चौहान पढ़े जिन्होंने अपने को अजमेर तक लाया। अजमेर को पूरे भारत की राजधानी भी बनाया था। किसने बनाया था? उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। उसके बाद में हमने पृथ्वीराज तृतीय के बारे में भी पढ़ा था। तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध के भी बारे में पढ़ा था। ये सब हम पढ़ने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो शासन है, जो राजवंश हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है रणथंभौर का, यानी रणथंभौर। ये एक ऐसा है रणथंभौर का इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इत्मीनान से बैठ जाइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये स्टार्ट होने वाली है। चलो, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं। जब पृथ्वीराज को वहां पर गजनी ले जाया गया, वहां पर जब मार दिया गया था, तो कहा जाता है कि अजमेर का जो दुर्ग है या फिर उनका जो शासन है वहां पर उसका अधिकार हो गया था। और इनका जो पुत्र है गोविंद, वो यहाँ से चला गया था, रणथंभौर की ओर चला गया था। कई अलग अलग कहानियां आती है, हो सकता है। और कभी ये भी आ जाता है कि अजमेर क्षेत्र को जीत कर उन्होंने उसी को दे दिया था, यानी गोविंद को दे दिया था, और किसी कारणवश वो यहाँ पर मतलब यहाँ से भाग गया था। तो जैसे भी हो, जैसे भी मानो, रणथंभौर में जाकर के शाखा स्थापित करने वाला कौन था? गोविंद था। गोविंद ने 1194 के अंदर वहां पर चौहान शासकों की क्या नींव डाली। चलो, उसके अंदर सबसे पहले हम एक छोटा सी बात पढ़ लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है दुर्ग। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में बहुत सारी कहानियां, उस कहानियों को हम पढ़ेंगे। रणथंभौर दुर्ग से पहले एक दुर्ग और पड़ता है जिसे जाहिन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जाहिन दुर्ग, इस दुर्ग का नाम क्या है? जाहिन दुर्ग। ये है रणथंभौर। ये जो दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ये बख्तरबंद है, यानी कि ढका हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं तो हमारा बदन ढका हुआ है, हम नंगे थोड़ी ना है। यानी कि इसके बारे में भी यही कहा गया है कि रणथंभौर का जो दुर्ग है ये क्या है? ये बख्तरबंद है। बाकी सारे के सारे दुर्ग है वो नंगे हैं, ये क्या है? ये बख्तरबंद है। देखो, 7 पहाड़ियों के घिरे होने के कारण एक ही रास्ता निकलता था, वो यहां से निकलता था जाहिन दुर्ग से होकर के। यानी इस रास्ते पर एक दुर्ग और बनाया गया जिसका नाम क्या था? जाहिन दुर्ग। यानी कि कोई भी आक्रमणकारी यहां पर आकर के अगर आक्रमण करेगा, यानी रणथंभौर को जीतना है, तो सबसे पहले जाहिन दुर्ग को जीतना अनिवार्य था। यानी कि ये सहायता के लिए बनाया गया था। किसकी? ये सहायता करता था रणथंभौर दुर्ग की। चलो, अगर आप नॉर्मल से पर्यटक के रूप में घूमने के लिए वहां पर जाओगे, तब भी आपको इस जाहिन दुर्ग से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इस दुर्ग से दोस्तों आपको होकर ही गुजरना पड़ेगा। देखो, एक छोटी सी बात बता देता हूं। ये दुर्ग और ये दुर्ग है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग में जाने के लिए इस दुर्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि ये जो दुर्ग है, यहां पर जितनी भी सेना रहती थी, वो सेना ये काम करती थी कि यहां पर मतलब ये रास्ता रोक के रखती थी। अगर कोई भी आक्रमणकारी आता था तो सबसे पहले इसी को मारना पड़ता था, इस दुर्ग को जीतना पड़ता था, तब जाकर के आगे की कुंजी खुलती थी। तो जाहिन दुर्ग को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? जाहिन दुर्ग। राजस्थान में 2 दुर्गों की कुंजी है। एक है जालोर में सिवाना दुर्ग, ठीक है, जालोर के दुर्ग की सिवाना दुर्ग क्या है? कुंजी है। और इसकी कौन सी है? जाहिन दुर्ग इसकी कुंजी कहलाती है। दोस्तों देखो, कहानी को आगे पढ़ाने से पहले मैं छोटी सी 2-4 बात और बता देता हूं। देखो, ये दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर देखो क्या है? इसका जो पहला दरवाजा है, इसके अंदर जो प्रवेश द्वार है पहला, उसको नवलखा कहा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया था।
नवलखा दरवाजा कहा जाता है। यहाँ पर त्रिनेत्र मंदिर भी है, त्रिनेत्र, यहाँ पर त्रिनेत्र मंदिर भी है जो एक अपने आप में विशिष्टता रखता है। विशिष्टता इसलिए रखता है क्योंकि त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर के थे, लेकिन यहाँ पर उनके सुपुत्र गणेश के भी है, तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहाँ पर है, ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। चलो दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे। इससे पहले देखो एक छोटा सा 2-3 ग्रंथ मिलते हैं इसके बारे में, उन ग्रंथों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। एक तो मिलता है हमीर महाकाव्य, एक हमीर हट मिलता है और एक हमीर रासो मिलता है। तीनों को देखो, ये रणथंभौर जो इतिहास है केवल और केवल एक पर टिका हुआ है, कौन सा, हमीर देव चौहान। हम जो इसमें एक मोस्ट शासक है हमीर देव चौहान, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हमीर देव चौहान के समय में ही राजस्थान का पहला शाखा हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 ग्रंथ है। एक है महाकाव्य, नाम पूरा लिख देता हूं, हमीर महाकाव्य, एक है हमीर हट और तीसरा है हमीर रासो। देखो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना जरूरी है, तीनों ही काम में आने वाले हैं एग्जाम में। तीनों मतलब एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन तीनों के दिए जाएंगे, समझ आया। चलो आगे, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, महाकाव्य यानी बड़ा, महाकाव्य यानी बड़ा। देखो इसमें नॉर्मल सी बात है, नयन चंद्र सूरी, या तो आपको करना पड़ेगा। हमीर हट ये लिखा था चंद्रशेखर ने। हमीर रासो इसको लिखा था सारंग धर ने। याद कैसे करोगे। महाकाव्य, महाकाव्य यानी बड़ा, बड़ा कौन होता है, चांद और सूरज, चंद्र सूर्य यानी चांद सूरज, चांद सूरज क्या होते हैं, बड़े, यानी महाकाव्य कौन सा, हमीर महाकाव्य है वो किसने, चांद सूरज यानी नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था। याद रखो तो रख लेना, वरना आप अपनी ट्रिक बना सकते हो, आप इसको याद जैसे आपको याद रहता वैसे कर लेना। हमीर हट, हट चंद्रशेखर ने हट कर ली थी बदला लेने की, नॉर्मल सी बात है, चंद्रशेखर एक योद्धा था, ठीक है, उस योद्धा ने क्या किया, उसने हट कर रखी थी, भैया हमको बदला लेना है, हमको जीतना है, बस। चंद्रशेखर हट के लिए प्रसिद्ध था, यानी हट किसने, चंद्रशेखर ने लिखी थी। हमीर रासो, रासो में कोई है दिक्कत ही नहीं, रासो सो से सारंगधर, ठीक है, ऐसे सारंगधर हो गया, या जैसे आप नॉर्मल से ये 2 निकल जाएंगे तो तीसरा सारंगधर याद रह जाएगा। ये थी इसकी बात। दोस्तों ये ग्रंथ बहुत काम में आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। देखो क्या होता है, ये हमारा राजस्थान है, इसी से काम चला लो एक बार तो। हमीर, हमीर राजस्थान के इस क्षेत्र में, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यहां पर बैठा कौन है, यहां पर बैठा है जलालुद्दीन खिलजी। आप, मैं इसको जेके लिख देता हूं, जेके, ज्यादा जगह नहीं गिरेगा, जेके समझ जाओगे ना, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 के लगभग, 1291 के लगभग इसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। 1291 में इसने क्या किया, इसने जाहिन दुर्ग को जीत लिया, जो कि रणथंभौर दुर्ग की क्या थी, कुंजी थी। यानी कि देखो ये जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, यहां पर अपना दुर्ग स्थापित है और यहां पर बना हुआ है कौन सा, यहां पर अपना जाहिन दुर्ग बना हुआ है। ये तो पूरा बंद है, ये पूरा बंद है, यानी रास्ता तो एक ही है। रास्ता कौन सा है, ये जाहिन दुर्ग वाला है। जाहिन दुर्ग सबसे पहले इसने जीता, कब जीता, 1291 में इसने जीत लिया। आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल लिया। कहा जाता है कि इसने कम से कम 8 से मतलब लगभग 7-8 महीने इसने घेरा डाल के रखा था, और लास्ट में जब इसको जीत नहीं पाया तब, यानी कि तब इसने क्या किया, ये यहां से चलने की तैयारी करता है। क्या बोलता है, ये बोलता है कि चलो 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 यहां से। तब इसका एक सेनापति होता है, किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, नाम है उसका अहमद चप। अहमद चप नाम का इसका एक सेनापति होता है। उस सेनापति ने कहा कि महाराज क्या हुआ, हे शहंशाह क्या हुआ,
भाई हम घेरा डाले 8 महीने से बैठे हैं, अब क्या हुआ, अब यहाँ से कहाँ जाएं। तो अहमद सब को ये जवाब देता है अपनी बात रखने के लिए। जलालुद्दीन अहमद सब को कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि ये अंगूर खट्टे हैं। अंगूर क्या है, खट्टे हैं। यानी कि क्या कहा इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बात इस प्रकार रखी कि ये खुद तो उस चीज को हासिल नहीं कर सका, बल्कि उसी के अंदर क्या निकाल दिया, नुक्स निकाल दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर मान लो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, हम किसी चीज की जिज्ञासा रखते हैं, तो हम उस चीज के बारे में क्या बोलते हैं कि वो चीज तो हमारे लायक थी नहीं, वो चीज तो हमारे लायक थी नहीं, इसलिए वो उस चीज को क्या कर देता है, यहाँ से छोड़ के चला जाता है। जैसे कि आप एग्जाम में पास नहीं होते हो, या आपका रिजल्ट आता है, राजस्थान पुलिस का है, कोई भी वैकेंसी मान लो नॉर्मल, तो आपका एग्जाम में मतलब रिजल्ट आता है, कोई भी एग्जाम दी हुई है उसका रिजल्ट आता है, तो आप क्या बोलते हो कि मेरिट तो हाई रहेगी। मेरिट क्या रहेगी, हाई रहेगी। दिल को संतुष्टि रखने के लिए ये बोलते हो कि मेरिट हाई रहेगी। आपने ये नोटिस बिल्कुल किया है, लेकिन ये इस बात को बोलने से आप क्या हो, आपको आत्म संतुष्टि नहीं मिलती है। बेटा जी मेरिट ऊपर नहीं रही थी, मेरिट ऊपर नहीं थी, आपके नंबर नीचे रह गए। चलिए सेशन को आगे शुरू करते हैं, ज्यादा बोलने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमीरदेव चौहान बहुत ही बलशाली शासक था, इसके द्वारा ये जलालुद्दीन खिलजी है वापस लौट जाता है। चलो उसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक कौन बनता है, अगला शासक इधर तो हमीर ही है, और इधर आ जाता है भाई जी AK-47, AK-47। ये पूरा AK-47 बहुत ही खतरनाक शासक था। राजस्थान का पहला शाखा इसकी वजह से हुआ, राजस्थान का दूसरा शाखा भी इसकी वजह से हुआ, राजस्थान का तीसरा शाखा भी इसी की वजह से हुआ, यानी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही राजस्थान का तीसरा शाखा हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ही वीर गाथा थी इसके बारे में, बहुत ही शानदार थी। देखो अब बात क्या आती है, बात यह आती है कि हमीर के साथ में इसकी लड़ाई के क्या क्या नतीजे रहे, यानी क्या क्या बातें हुई होगी। तो देखो हमीरदेव चौहान एक भाई बहुत शक्तिशाली शासक था, इसने आसपास के क्षेत्रों को जीत रखा था, यहाँ तक कि मेवाड़ में समर सिंह था उसको भी नहीं छोड़ा था इसने, उसको भी हरा दिया था। इधर अर्जुन को हराया था, अर्जुन देव को हराया था, इधर भोजराज को, भोज को हरा दिया था, परमारवाड़ी को। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, महावीर इतना शक्तिशाली था तो इसको तो चुभेगा, 100% चुभेगा। दिल्ली की सत्ता के अंदर बैठा है, कोई पास में शक्तिशाली शासक है, तो इसके बाद इसको तो जलन होगी, इसको तो चुभेगा। तब क्या करेगा, ये मौका ढूंढता है। देखो इसके क्या क्या कारण रहे थे, इसका एक तो नजदीक होने के कारण, जैसे कि AP पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो क्या नाम उनका, मैं नाम भूल गया, अरविंद केजरीवाल साहब है, वो भी दिल्ली में बैठते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी वहीं पे रहते हैं। तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। दिल्ली में वही केंद्र की सत्ता है और उसकी अलग से सत्ता, यानी वो भी बैठता है, तो दोनों की क्या है, टकरार हमेशा रहती है। तो ये टकरार इसी का नतीजा थी, पहली बात तो ये है। बाकी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसकी व्याख्या मिलती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात थी साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार तो सबकी होती है। तीसरी बात क्या थी, वो जलालुद्दीन खिलजी ससुर जी इसका, है ना, तो उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है कि भाई हाँ इस शायद का वो मुंह की खा के गया था ना, तो उसका भी बदला लेना था। चलो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नहीं किया, ये तो मौका तलाश रहा था भाई कैसे कैसे हमीरदेव चौहान से हम दो हाथ करें। देखो एक बार क्या हुआ, इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था उलुग खां, एक का नाम था उलुग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। इसके ये दोनों सेनापति मुख्य है, इसके लिए दोनों सेनापति को नाम याद होना चाहिए, आगे तक काम में आएंगे। उलुग खां और नुसरत खां एक बार क्या थे, ये अभियान पे गए हुए थे, गुजरात अभियान पे लूटपाट के लिए गए थे। कहां पर, गुजरात में। गुजरात में ये लूटपाट करने के लिए गए हुए थे, यानी यहाँ पर लूटपाट करके ये जैसे ही आ रहे थे तो यहाँ पर नुसरत खां और उलुग खां एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। किस लिए, कि लूटा हुआ माल है वो भाई कौन ज्यादा लेगा और कौन कम लेगा, यानी बंटवारे के लिए इनमें
क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। जैसे कि इन दोनों ने कमा के इकट्ठा किया हो, लोगों का लूट के लाए थे, फिर भी एक दूसरे से झगड़ने लगे, भाई मेरा इतना है, ये मेरा हिस्सा इतना है, तुम्हारा इतना है, दोनों में एक दूसरे में होगी। एक तीसरा आदमी था, वो भी इन्हीं में से था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या किया, मोहम्मद शाह से भी इन दोनों ने झगड़ा कर लिया, और मोहम्मद शाह ने मौका देख करके क्या किया, यहां से जितना हासिल हुआ उसको उठाया, गठड़ी बांधी, कहाँ चला गया, हमीरदेव चौहान की शरण में चला गया। हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है, यानी रणथंभौर एक ऐसा राजवंश था, यानी राजवंश की सबसे बड़ी मिसाल अगर किसी ने कायम की थी अतिथि देवो भव की, तो हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान था। कहा जाता है राजस्थान में राजपूताना एक ऐसा, भाई राजपूताना के लिए कहा जाता है, राजपूतों के लिए कहा जाता है, यानी उन शासकों के लिए कहा जाता है कि अगर उनकी शरण में कोई भी आ जाता है, अगर दुश्मन भी आ जाता है, तो उसको शरणार्थी के रूप में रखना राजा का परम धर्म होता है। हमीरदेव चौहान के पास में मोहम्मद शाह धन चुरा करके या लूट करके यहाँ पर हमीरदेव चौहान के पास पहुंचा, और इसने कहा, क्या कहा, उसने कहा भाई मैं ऐसा ऐसा हूं और मुझको शरण चाहिए। तो हमीरदेव चौहान ने कहा अतिथि देवो भव, हम रजवाड़ों से हैं और आप आओ, और इसको बढ़िया एकदम रूम वगैरह दे दिया, और बढ़िया शानदार एसी वेसी वाला रूम दे के बेड लगा के इसको आराम करने भेज दिया। ये तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इस अमीर को बोला कि भाई मोहम्मद शाह को मेरे हवाले कर दो। तो इसने कहा देख क्या पड़ा है, कौन करा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम अतिथि देवो भव का पालन करते हैं, ठीक है, हम अपने शरणार्थी की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए इस हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया। ये बात कौन बोलता है, ये बात बोलता है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य यही बोलता है कि गुजरात से जो लूटपाट का सामान मिला था, यानी लूटा था, तो दोनों में एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, और मोहम्मद शाह जितना धन होता है, जितना हाथ लगता है, उतना उठा करके हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है। और एक यानी अलाउद्दीन खिलजी इससे मांगता है किसको, मोहम्मद शाह को, तो वो मना कर देता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण कर देता है। ये बात बोलता है हमीर महाकाव्य। एक बात और है, हमीर हट बोलता है, वो दूसरा ग्रंथ है ना चंद्रशेखर द्वारा लिखा हुआ, वो क्या बोलता है, ये तो अलग ही कहानी बोलता है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पत्नी थी जिसका नाम था क्या, चिमना। देखो कोई सीरियस मत लेना, वीडियो बन रहा है, फिर भी एक समझाने के तरीके से मैं इसको बता रहा हूं, सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। चीज इतिहास इसी पर टिका हुआ है कि अगर आप उसको रुचि लेकर के पढ़ोगे तभी आपको ये याद होगा। चलो, हमीर हट है, हमीर हट क्या बोलता है, हमीर हट ये बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पत्नी थी चिमना, और बाइडो इन्हें टाइम देते को नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को इतना टाइम में भी नहीं था कि वो चिमना ने टाइम दे सके। अठिन मोहम्मद शाह फ्री हो और ओ जार ई चिमना ने टाइम दे दियो। मोहम्मद शाह चिमना को टाइम दे देता है, इस बात का इस भैया जी को पता चलता है, और भैया जी नाराज हो जाता है और बोलता है कि माड़ी चिमना को तू चिमनी क्या जगई। तो ओ मोहम्मद शाह ई डरसू भाग खटा जाए, हमीरदेव चौहान के पास आ जाता है। हमीरदेव चौहान के पास आ जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी से मांगता है, ये देने से मना कर देता है, और वही बात अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण कर देता है। चलो अब करवाते हैं इसका क्या, आक्रमण। ये थी इसकी बात। काफी शक्तिशाली शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही भयंकर, खतरनाक, बहुत ही। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किया। हमीर पर आक्रमण किया, कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग के इसने हमीरदेव ने भाई पट नहीं खोले थे, और यहाँ पर काफी समय तक घेरा डाले रखा था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल के रखा, भाई उनका काम तो था ही नहीं कोई, इनका कौन सी पटवारी की डेट आई हुई थी, बैठे रहते थे आराम से, तो ये घेरा डाल के बैठे हुए थे। हमीरदेव चौहान था, अंदर राशन पानी है जो खत्म हो गया था वहां पर, इसलिए हमीर को उसके पट खोलने पड़े, और खोलने के लिए
उसने क्या कहा कि अब तो मरेंगे या मारेंगे। तो वही बात है, राजस्थान का साका यहीं पे हुआ था। और राजस्थान का पहला साका कैसे हुआ था? देखो, हमीरदेव चौहान के समय में राजस्थान का पहला साका कंप्लीट हुआ था। लेकिन साका कंप्लीट होने की क्रिया क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नए बच्चे हैं इस बारे में नहीं जानते हैं साका क्या होता है। हमीरदेव चौहान है, हमीरदेव चौहान की जो पत्नी है रंग देवी, और इसकी पुत्री है पद्माला। इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने जल जोहर किया था। जल जोहर किया था। जोहर क्या होता है वो भी बताऊंगा। और हमीरदेव ने कई साथियों के साथ में क्या कर लिया था? केसरिया कर लिया था। केसरिया जब दोनों क्रियाएं साथ साथ हो, यानी दोनों क्रियाएं संपन्न हो, तब जाकर के क्या होता है? एक साका कंप्लीट होता है। देखो, साका क्या होता है? साका बनता है एक तो जोहर, एक होता है केसरिया। आरपीएससी के एग्जाम में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था कि केसरिया साका में जोहर और केसरिया में से सबसे पहले कौन सी क्रिया या प्रक्रिया होती है? यानी कि जोहर पहले किया जाता है या केसरिया पहले किया जाता है? देखो, दुश्मन सेना अगर इस पे आक्रमण करेगी और सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, तब सबको मालूम है कि इन लोगों के श्रम तो था ही नहीं। अगर कोई दुश्मन है, अगर उस क्षेत्र को विजिट कर लेगा, मतलब उसको राज्य को विजिट कर लेगा, तो वहां पर क्या करेगा? वहां पर उनकी जो स्त्री है, पुरुष वगैरह है, वो तो रहेंगे नहीं। और स्त्री है, कोई भी लेडीज वगैरह, कोई भी मान लो जो भी छोटे बच्चे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होगा? आप सभी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। इनकी तो ये तो लोग थे ही ऐसे, कैसा व्यवहार होगा सब जानते हो। अब देखो, इसीलिए केसरिया पहले नहीं होता। केसरिया एक पगड़ी होती थी केसरी कलर की। आज हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे के अंदर भी केसरिया रंग सबसे ऊपर रखा जाता है, यानी बलिदान का प्रतीक होता है। वो बलिदान के प्रतीक यानी केसरिया रंग को क्या कहा जाता है? केसरिया रंग की एक पगड़ी होती थी, उसको बांध करके ये जो शासक होते थे, जो भी सैनिक होते थे, अगर वो उसको धारण कर लेते थे, इसका मतलब तो ये था कि उनको मालूम होता था कि भैया मरना है, लेकिन मरना भी ऐसी मौत है कि सब याद रखे। मरना हमको ऐसी मौत है कि सब याद रखे। यानी केसरिया से पहले जोहर होता था। यानी ये लोग क्या करते थे? पहले जोहर करवाते थे। पहले क्या करवाते थे? पहले जोहर करवाते थे, क्योंकि अगर भाई जोहर पहले हो जाएगा तो ये बात है, ये टेंशन खत्म हो जाएगी, भाई हमारे पीछे कोई है ऐसा जिसके बारे में हमें टेंशन हो। तब जाकर के ये बाद में ये केसरिया धारण करके लड़ते थे और वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। केसरिया और जोहर रणथंभौर के अंदर हुआ था। रणथंभौर के अंदर जल जोहर हुआ था, और बाद में हमीरदेव चौहान के साथ में कई लोगों ने क्या कर लिया था? केसरिया कर लिया था। ये यहां पर रणथंभौर का पहला साका पूर्ण हुआ। कब हुआ? डेट है 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 है इसकी ये डेट है। हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने 17 युद्ध किए थे कुल, जिसके अंदर से इसने 16 युद्ध जीते थे। यानी हमीरदेव भी बहुत ही साहसपूर्ण वाला शासक था। इसके बारे में बहुत सी बातें आती है। इसके बारे में एक छोटी सी बात और आती है कि सिंह गमन तत्पुरुष वचन कदली फल इकबार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेम कहानी के साथ में। अगला राजवंश जालोर का राजवंश लेकर के जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए बने रहिए एसबी पब्लिकेशन के साथ। एसबी ग्रुप आपका हार्दिक आभार है।